हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू अप। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द 5th यूनिट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक फर्स्ट ईयर। तो अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और इस सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हो तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर यूनिट इन वन शॉट। जो भी लेक्चर नोट्स आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे, अगर आपको वो लेक्चर नोट्स एक्सेस करने हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। राइट, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द 5th यूनिट इज स्विच गियर। सबसे पहले समझते हैं कि स्विच गियर है क्या, बट आपको स्विच गियर समझाने से पहले आपको एक पिक दिखाना चाहूंगा। ये पिक्चर हम लोगों ने मॉल्स में देखी है, बड़े बड़े ऑफिसेज में देखी है, मे बी आपने अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखी होगी। दिस इज बेसिकली अ स्विच गियर। अब इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आएगा कि स्विच गियर है क्या। स्विच गियर एक ऐसा अरेंजमेंट है जो बेसिकली 3 काम करता है। पहला स्विचिंग ऑपरेशन, दूसरा कंट्रोलिंग ऑपरेशन एंड द थर्ड वन इज द प्रोटेक्टिंग ऑपरेशन। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विचिंग, कंट्रोलिंग और प्रोटेक्शन, इनके लिए हम जिस अरेंजमेंट को यूज करते हैं उसको कंबाइंड फॉर्म में हम स्विच गियर कहते हैं। देखिए, स्विच गियर एक कंबाइंड टर्म है, कोई इंडिविजुअल टर्म नहीं है, ये एक एग्रीगेटेड टर्म है। इस स्विच गियर एपरेटस में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी? जैसे स्विच आता है, फ्यूज आता है, स्विच फ्यूज यूनिट आते हैं, आइसोलेटर्स आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूजेस आते हैं, सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, वो सब मैंने यहां पर लिखा हुआ है। बट इन सभी को कंबाइन करके अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विचिंग, कंट्रोलिंग और प्रोटेक्शन ये तीनों काम कर पाए, उसको हम बोलेंगे स्विच गियर। अब किसी भी स्विच गियर के कंपोनेंट को पढ़ने से पहले कुछ बहुत फंडामेंटल पार्ट्स हैं, कुछ बहुत ही फंडामेंटल आप कह सकते हो यूनिट्स हैं, जिनके बारे में अगर हमें पता होगा तो हमें आगे की चीजें समझ में आएंगी। बहुत से बच्चे ये वाला पार्ट मिस कर जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है आपका, मैंने सिंबल लिखे हुए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका आता है एसी जनरेटर। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट जनरेट करेगा। जनरेटर का फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और सिंस ये एसी जनरेटर है तो आउटपुट पे आपको एसी वोल्टेज या एसी करंट मिलेगा। राइट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये वो सारे सिंबल्स हैं जो आपको स्विच गियर में दिखाई देंगे। अब जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये वाला लेक्चर देख रहे हो, देखो, अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन में लिख पाओगे, है ना भाई। जो भी स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यूमेरिकल छोड़ के ही कर रहा है। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू डू अ न्यूमेरिकल, क्योंकि वो कम समय में आपको फुल मार्क्स दिला देगा। और यहां पर आप चाहे कितना भी लिखो, 7 में से 4, 5, ये एग्जामिनर के ऊपर है और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कि क्यों 5 दिया। बट फिर भी जब आपको ज्यादा चीजें पता होंगी तो आप उसको शॉर्ट में करके सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स बहुत छोटे छोटे से हैं, इनके बारे में जान लो। ये हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसर में फिट होंगे, ये सारे टर्म्स यूज होंगे हर जगह। दूसरा है आपका पावर ट्रांसफॉर्मर। देखिए, पावर ट्रांसफॉर्मर का बेसिकली 2 काम है। ये पावर को जनरेट भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। पावर ट्रांसफार्मर में हम 2 तरीके के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जनरेटिंग स्टेशन पे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हो, आप पावर को लो वोल्टेज, लो करंट पे जनरेट करते हो। लेकिन अब इसको इतने लो वैल्यू पर अगर ट्रांसमिट करोगे तब तो लॉसेस की वजह से आउटपुट पे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप लो वोल्टेज पे, लो करंट लेवल पे पावर को जनरेट करते हो और तुरंत उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर लेते हो और फिर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू या ट्रांसमिशन प्रोसेस के थ्रू उसको ट्रांसमिट करते हो। और बाद में सब स्टेशन पे क्या करते हो? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हो, या डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हो। तो पावर ट्रांसफार्मर पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा आता है आपका करंट ट्रांसफार्मर। अब देखिए, जितने भी सब स्टेशन होते हैं वहां पर जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, बहुत हाई वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इस करंट को मेजर करना आसान नहीं है। आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक कैपेबिलिटी है, उनका एक लेवल है,
उससे ज्यादा करंट वो मेजर नहीं कर सकते। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, वहां पर उस करंट की वैल्यू को स्टेप डाउन कर देता है, वैल्यू को कम कर देता है, ताकि आप उस करंट को मेजर कर पाओ। नेक्स्ट आपका आता है सर्किट ब्रेकर। नाम से ही पता चल रहा है, सर्किट को ब्रेक करेगा। ब्रेक मतलब आइसोलेट करेगा, ओपन करेगा। किस समय करेगा, जब रिक्वायर्ड होगा, या ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई, हीटिंग हो गई, व्हाटएवर, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सर्किट। नेक्स्ट इज योर आइसोलेटर। अब आइसोलेटर के साथ एक बहुत खास चीज है, इसको हम हमेशा नो लोड पे ही ऑपरेट करते हैं। आइसोलेटर का मतलब हुआ एक ऐसा एलिमेंट जो सर्किट के एक हिस्से को बाकी सबसे अलग कर दे। नॉर्मली ऐसा कब किया जाता है, नॉर्मली ऐसा तब किया जाता है जब सर्किट का कोई हिस्सा अंडर मेंटेनेंस है। देखिए स्विच गियर बहुत बड़ा सिस्टम है, फोटो में देखिए इतने बड़े सिस्टम में एक छोटा सा फॉल्ट आ गया तो आप क्या करोगे, आइसोलेटर से उस हिस्से को अलग कर दोगे, उसको रिपेयर करके फिर से सर्किट में ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये काम हम आइसोलेटर या ग्रुप ऑपरेटिंग स्विच से करते हैं। उसके बाद आपका आता है अर्थ स्विच। देखिए अर्थ स्विच को हम नॉर्मली ओपन ही रखते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कभी कोई फॉल्ट कंडीशन आई या बहुत ज्यादा चार्ज आ गया तो स्विच को क्लोज करते हैं, आपको एक पाथ मिल जाता है जहां से सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है अर्थ में। तो अर्थ स्विच का काम हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज योर कपलिंग कैपेसिटर। नाम से ही पता चल रहा है ये किसी चीज को कपल कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने देना है। तो कपलिंग कैपेसिटर का काम होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं उनको ये लाइन में पास कर देता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक करता है। अब सवाल यह है कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। देखो जो सिग्नल ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी का है वो आगे जाके मेरे किसी काम का नहीं है। जब वो ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट होगा तो उसमें और ज्यादा ट्रांसमिशन लॉसेज आ जाएंगे। तो हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करते हैं थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर। अब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैसे पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ये लो इंपेडेंस ऑफर करता है। ध्यान रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इट ऑफर्स लो इंपेडेंस। इस लो इंपेडेंस की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आराम से पास हो जाता है। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इन सभी चीजों को एक एक लाइन में लिख लो, आपका एक बहुत बड़ा आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इज थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑलरेडी आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुके हो। वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जैसे करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट रेटिंग को कम करता था, वैसे ही वोल्टेज ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज रेटिंग को कम करता है। सर्किट ब्रेकर विद आइसोलेटर, आपने ब्रेकर और आइसोलेटर को एक साथ मिला दिया है, जैसे आप फ्यूज और स्विच को मिलाते हो। लाइटनिंग अरेस्टर, अगर कभी भी लाइटनिंग की वजह से कोई एरर आती है तो बेसिकली सर्किट के बीच में एक एयर गैप होता है, वो एयर गैप लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज वेव और लाइन ट्रैप, ये अगेन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रैप करता है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रैपिंग, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आप कोई भी स्विच गियर सिस्टम देखोगे आपको वहां पर यही सारे सिंबल दिखाई देंगे। अब बात करते हैं स्विच गियर सिस्टम के क्लासिफिकेशंस की। देखिए 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल है, एक लो वोल्टेज, एक मीडियम वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज स्विच गियर। अंतर क्या है सब में, अंतर है बेसिकली ऑपरेटिंग वोल्टेजेस का। तो जो आपका लो स्विच गियर है वो 1 kV किलो वोल्ट से कम पे काम करता है, मीडियम 3 से 33, एंड अगर 33 kV से ऊपर का ऑपरेशन है तो आपको हाई वोल्टेज स्विच गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बल्कियर भी होते हैं, हाई वोल्टेज स्विच गियर सिस्टम्स बल्कियर भी होते हैं। अब किसी भी स्विच गियर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज अ फ्यूज। तो सीधी सी भाषा में अगर पूछा जाए फ्यूज क्या है, तो फ्यूज इज अ प्रोटेक्शन डिवाइस। किससे प्रोटेक्ट करता है आपको, ये आपको प्रोटेक्ट करता है ओवर हीटिंग से, शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग से। आपको स्क्रीन पर 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कन्वेंशनल है ये। पहले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूज का जो वायर है वो जुड़ा हुआ है। अगर कभी एक्स्ट्रा करंट आया या शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपको मालूम है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज द पावर जनरेटेड ड्यू टू करंट। द पावर और हीट जनरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीट जनरेट होगी। अगर आपने फ्यूज वायर को प्रॉपरली सेलेक्ट किया है और आपकी रेटेड वैल्यू से ज्यादा का करंट आ गया तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फ्यूज वायर
मेल्ट कर जाएगा। ये सबने अपने घरों पे देखा है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है, राइट। अब हम 3 तरीके के फ्यूज बेसिकली यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू गिव द क्रेडिट ऑफ दीज नोट्स टू ऋतुराज सर एंड उस्मान सर। उनके हेल्प से मेरे को ये हैंड रिटन नोट्स मिले, मैंने बीच बीच में यूज किए हैं, सो थैंक यू सर। 3 तरीके के फ्यूज हम यूज करते हैं। पहला रीवायरेबल फ्यूज, ये सबने अपने घरों में देखा है। मीटर के पास देखोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फ्यूज लगा होगा। यहां इस फ्यूज में बीच में आपके पास वायर है। कल ही मेरे घर में जला है ये फ्यूज। जब कोई एरर होती है, ओवरहीटिंग होती है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये वायर यहां से जल जाता है। अगर जल जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, राइट। दिस इज योर रीवायरेबल फ्यूज। इट्स वेरी 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 सिंपल। सेकेंड इज योर कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज में बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन है, बस अब की बार आपका जो फ्यूज वायर है वो एक कंसील्ड बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। यहां पर रेटेड ऑपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम 600 वोल्ट से 600 वोल्ट और 800 एम्पियर तक इस कार्ट्रिज फ्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फंक्शनल प्रिंसिपल हमेशा एक ही रहेगा, ऊपर का स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। सेमेस्टर एग्जाम में आपको नाम याद रखना जरूरी है, फंक्शनैलिटी और अंदर की कहानी सब में एक ही होगी। तीसरा है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। दिस इज योर हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगेन आपकी रेटेड वैल्यू बढ़ जाएगी, 500 MVA या 66 kV तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज्यादा हैवी ऑपरेशंस में हम HRC फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली इंडस्ट्रीज में लगाते हैं। घरों में हम पहले 2 फ्यूज लगाते हैं। कन्वेंशनली तो हम रीवायरेबल फ्यूज लगाते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप में से किसी ने कभी इन्वर्टर का फॉल्ट देखा है, इन्वर्टर के अंदर ये फ्यूज लगा होता है, छोटा सा इतना बड़ा फ्यूज होता है, ग्लास के अंदर कंसील्ड होता है, राइट। आपके आयरन्स में भी ये फ्यूज लगा होता है। जो भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो, देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, फ्यूज आप वहीं इस्तेमाल करते हो जिस अप्लायंस में बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि वहीं पर शॉर्ट सर्किट का या आग लगने का खतरा है। एक ऐसा अप्लायंस जो ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको फ्यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हैं, आपका आयरन हो गया, आपके मोबाइल्स, कुछ नाम नहीं लूंगा, कुछ हाई एंड मोबाइल्स में भी इस तरीके के फ्यूजेस लगे होते हैं, राइट, चार्जर पे लगे होते हैं, राइट। तो ये है आपका बेसिक फ्यूज। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SFU, स्विच फ्यूज यूनिट। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, जो कि अक्सर आता है, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन SFU, तो आपको क्या करना है, फ्यूज के बारे में आप जानते हो, स्विच के बारे में आप जानते हो। SFU में कुछ नहीं होता है, बस स्विच और फ्यूज सीरीज में होते हैं। अब गलती कहां होती है, बहुत से बच्चों को मैंने ओवर द ईयर्स देखा है, स्विच को पहले लगा देते हैं, फ्यूज को बाद में लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है बेटा। फ्यूज पहले लगेगा, स्विच बाद में लगेगा, ठीक है ना। जब आप ऐसा सर्किट डायग्राम बना रहे हो, वैसे तो इस डब्बे के अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दिस इज अ स्विच फ्यूज यूनिट। ये जिनके फ्लैट्स हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे SFUs लगे हुए हैं, राइट। काम वही है। स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को ऑन या ऑफ करना। फ्यूज का काम क्या होता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करना, राइट। एडवांटेज क्या है भाई, अगर आप SFUs लगा रहे हो तो अलग अलग जगह आपको जॉइंट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, अलग अलग जगह आपको सेपरेट फ्यूज नहीं लगाने पड़ेंगे, कॉम्पैक्ट हो जाता है एंड इट इज वेरी इजी टू हैंडल। दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस, राइट। अब SFU के बाद आता है फ्यूज से थोड़ा एडवांस्ड प्रोटेक्शन डिवाइस, दैट इज MCB, which is a miniatured circuit breaker। देखिए है ये भी प्रोटेक्शन डिवाइस, काम वही करता है जैसे फ्यूज करता है, लेकिन काम वही है जो फ्यूज का है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल अलग है, राइट। MCB एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो थर्मल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है और मैग्नेटिक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। यहां पर 2 मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं बेटा, एक मैग्नेटिज्म और एक थर्मल, राइट। काम वही है। MCB सबने अपने घरों में देखी है। ये एक ऑटोमेटिक स्विच है जो ओवरलोड की कंडीशन में या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में अपने आप MCB आपकी गिर जाती है।
कैसे गिरती है वो मैं अभी आपको प्रिंसिपल में समझाता हूं। ये कुछ रेटिंग्स हैं एमसीबी की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मैकेनिज्म की। देखिए एमसीबी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। आपके पास एक आयरन बार होता है, यहां पर एक आयरन पीस, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो बेसिकली सोलेनॉइड है, राइट। दिस इज अ लैच एंड दीज आर कॉन्टैक्ट्स। अब इस पर्टिकुलर सर्किट को ध्यान देखिए, ये हैंडमेड डायग्राम है ताकि इसको देख के आप सेमेस्टर में भी बना पाओ। मैंने एक डायग्राम हैंडमेड रखा है, एक डायग्राम आपका बुक वाला लिया है ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए, राइट। अब इसमें होता क्या है, पहले एक बार जरा जस्ट गो थ्रू इट। एमसीबी, इस डायग्राम में जो एमसीबी का ऑपरेशन है वो शॉर्ट सर्किट में एक्सप्लेन किया जा रहा है। मान लीजिए व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो गया। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो सर्किट हैवी करंट ड्रॉ करेगा। अगर सर्किट हैवी करंट ड्रॉ करेगा तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके सर्किट ने बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ कर दिया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया तो ये इस आयरन कोर को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये आयरन कोर को अट्रैक्ट करेगा तो ये आयरन कोर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हिट करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को हिट करेगा यहां से लैच वाले कॉन्टैक्ट्स खुल जाएंगे, ये आपके ओपन कॉन्टैक्ट्स हो गए। मतलब ज्यादा करंट ड्रॉ हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, उसने लैच को खींच लिया, उसने आयरन बार को खींच लिया, लैच ने कांटेक्ट छोड़ दिया। अगर कांटेक्ट छोड़ दिया तो आपका सर्किट ओपन हो गया। अगर ओपन सर्किट हो गया तो आपका डिवाइस या लाइन प्रोटेक्ट हो गई। बात समझ में आया। अब अगर एक बार ये सर्किट ओपन हो गया है तो आपको मैन्युअली जाके उसको बंद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, राइट। और मान लीजिए आपने एमसीबी डाउन कर दी लेकिन अभी भी करंट ज्यादा है तो क्या होगा, आपने एमसीबी डाउन की, वो तुरंत ट्रिप हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब फॉल्ट होता है आपकी एमसीबी ट्रिप होती है, आप उसको वापस से ऑन करते हो वो फिर से ट्रिप हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाइन में अभी भी ज्यादा करंट है। जैसे ही आपने सर्किट ऑन किया वो मैग्नेट फिर से मैग्नेटाइज हो गया, उसने फिर से आयरन बार को खींच लिया और लैच ने फिर से कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही सेफ डिवाइस है, राइट। चलो अब बात करते हैं थर्मल मैकेनिज्म की। थर्मल मैकेनिज्म में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम एक बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। दिस इज अ बाय मेटालिक स्ट्रिप। अब जरा लॉजिक समझिए। मान लीजिए एक्सेस करंट फ्लो कर गया, एमसीबी सर्किट में एक्सेस करंट फ्लो कर गया। अगर एक्सेस करंट फ्लो कर गया तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप हीट हो जाएगी। अगर ये हीट हो जाएगी तो ये बेंड होगी। जैसे ही ये बेंड हुई, ध्यान से देखिए, ये बेंड हुई, इसने इसको हिट किया, इस वाले पार्ट को। ये जैसे ही इसने इस वाले पार्ट को हिट किया यहां से आपका कांटेक्ट लूज हो गया। अगर कांटेक्ट लूज हो गया, आप ध्यान से देखो, ये लाइन ओपन हो गई। अगर लाइन ओपन हो गई तो अगेन सर्किट ओपन हो गया, आपका डिवाइस प्रोटेक्ट हो गया, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। अगेन अगर आप वापस से ऑन करना चाहते हो आप फिर मैन्युअली जाओगे, फिर से स्विच को ऑन करोगे। अगर फॉल्ट ठीक हो गया है तो एमसीबी चलेगी, नहीं ठीक हुआ है तो ये फिर से ट्रिप कर जाएगी। वेरी सिंपल ऑपरेशन, राइट। चलिए क्यों बेनिफिशियल है एमसीबी? ऑब्वियसली बहुत तेज ऑपरेट करती है। जैसे ही सर्किट में करंट एक्सीड करता है लेवल के, टक से आवाज आती है और तुरंत आपका एमसीबी ऑपरेट कर देता है, ठीक। कोई सेपरेट सर्किट नहीं लगाना। अभी आप आगे देखोगे कई जगह हम रिलेस का इस्तेमाल करते हैं, अभी 10 मिनट बाद आपको समझ में आएगा। कई जगह हम ट्रिपिंग के लिए रिलेस का इस्तेमाल करते हैं। रिले एक सेपरेट सर्किट है जो बाहर से ड्राइव होता है, लेकिन एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं करना। एमसीबी खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है ट्रिपिंग के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एमसीबी का। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ऑपरेशन है, आपको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है, अपने आप रीसेट हो जाएगी। अगर आपने भाई जब फॉल्ट दूर हो जाएगा, आपने एमसीबी अब की, ऐसा नहीं है कि आपको एमसीबी को खोल के कुछ तार वार जोड़ना है जैसे फ्यूज में था। फ्यूज में क्या प्रॉब्लम थी, फ्यूज अगर एक बार खराब हो गया तो आप फ्यूज को निकालते थे, वायर जोड़ते थे और वापस लगाते थे। एमसीबी में ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
जो बातें मैंने आपको एमसीबी की बताई, एडवांटेजियस ओवर फ्यूज, वही सब इस चार्ट में लिखा हुआ है। अब फ्यूज के बारे में जरा पहला पॉइंट ध्यान से देखिए। फ्यूज का जब आप वायर सेलेक्ट करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, बहुत ध्यान से ये वायर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको 10 एम्पियर का करंट रेटेड चाहिए, आपने एक ऐसा वायर सेलेक्ट कर दिया जिसका 10 एम्पियर पर मेल्टिंग हो ही नहीं रहा, मतलब आपका जो अप्लायंस है, मान लो ये मोबाइल है, 10 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर इस पे जाएगा तो ये मोबाइल हीट हो जाएगा। ठीक, आपने क्या किया, आपने फ्यूज लगाया, फ्यूज का वायर 10 एम्पियर के आगे तक मेल्ट नहीं हो रहा, तो भाई क्या हुआ, करंट तो फ्लो कर गया, 10 एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें आ गया। अगर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट इसमें आ गया तो ये तो गया, ये तो बेकार हो गया, ये तो काम करेगा नहीं, जल जाएगा, फूक जाएगा। तो क्या फ्यूज लगाना हमारे लिए सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज, मान लो ये 10 एम्पियर पे काम करता है, आपने एक फ्यूज लगाया जिसका वायर 7 एम्पियर पे ही मेल्ट कर रहा है, तो ये तो 10 एम्पियर तक करंट झेल सकता है, लेकिन बेचारा फ्यूज तो 7 एम्पियर पे ही मेल्ट कर रहा है, तो इसको तो 10 एम्पियर कभी मिलेगा ही नहीं। अगर इसको 10 एम्पियर कभी मिला ही नहीं तो ये तो कभी चलेगा ही नहीं। तो फ्यूज में ये कंस्ट्रेंट रहता है कि अगर आपने मटेरियल ठीक से सेलेक्ट नहीं किया तो आपका ऑपरेशन बाधित हो जाएगा, इट विल नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली, राइट। एमसीबी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंस वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी या थर्मल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। जब रेटेड वैल्यू के ऊपर करंट जाएगा तभी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं होगा। जब आपका फ्यूज फॉल्ट के बाद दोबारा ऑपरेट करना है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा, वायर को वापस जोड़ना पड़ेगा। एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं करना, आपने बस एमसीबी अप की, वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लगेगी, राइट। ये 2-3 मेजर डिफरेंसेस हैं फ्यूज और एमसीबी में। अगर आप इतना चार्ट, ये स्लाइड याद कर लोगे, स्लाइड पढ़ लोगे तो आपके 2 आंसर तैयार हो गए, चाहे एमसीबी आए चाहे फ्यूज आए, ये दोनों चीजें आप वहां चिपका सकते हो। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये एमसीबी का एक एडवांस्ड फॉर्म है। अगेन अगर आपके सेमेस्टर में एमसीसीबी आता है तो सब कुछ एमसीबी की तरह है, बस एक अंतर है। अंतर क्या है? आपका रेटेड वैल्यू बढ़ जाता है। एमसीसीबी 1000 एम्पियर के ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है। एमसीसीबी में 2 ऐसी चीजें होती हैं जो एमसीबी से थोड़ी अलग होती हैं। ठीक, पहला, इसके पास एक डिस्कनेक्शन स्विच है जिसको मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। एमसीसीबी को आपको लग रहा है लाइन में फॉल्ट है, आप मैनुअली जाके उसको बंद कर दो। एमसीबी में ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप होगा। तो एमसीसीबी में एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज यू कैन मैनुअली ऑपरेट इट, राइट। दूसरा, इसकी ट्रिप सेटिंग्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे एमसीबी में मान लो आपने 10 एम्पियर की लगाई तो अब ये 10 एम्पियर पे ही ट्रिप करेगी, लेकिन एमसीसीबी में आप ट्रिप को सेट कर सकते हो। मान लो आपने इसको सेट कर दिया, आप चाहते हो ये 7 एम्पियर पे ही ट्रिप कर जाए, तो आप उसको जाकर ट्रिप सेटिंग से उसको 7 एम्पियर पे सेट कर सकते हो। ये 2 अंतर हैं, बाकी सब कुछ वही चिपकाना है जो आपने एमसीबी में चिपकाया हुआ है, राइट। ध्यान रखिएगा। कंपैरिजन पार्ट में अगेन एमसीबी आपका 100 एम्पियर तक काम कर सकता है, एमसीसीबी आपका 2500 एम्पियर तक। एमसीबी की रेटिंग दिस है, एमसीसीबी की रेटिंग ये है। एमसीबी नॉर्मली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एमसीसीबी हम जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज योर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB। अगेन ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है, एक सेफ्टी इंस्टॉलेशन है जो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। इसकी कहानी पढ़ने से पहले जरा ये डायग्राम ध्यान से देखिए। देखिए, अभी आगे आपको समझ में आएगा कि अर्थिंग क्या है। आपकी जो अर्थ वाली रॉड है उससे हम ELCB को कनेक्ट करते हैं, और ELCB का जो दूसरा टर्मिनल है वो उस डिवाइस से कनेक्ट करना है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है। सीधा सा फंडा, ELCB को हम अर्थ वायर या अर्थिंग वाली रॉड से जो वायर आया है उससे, और डिवाइस, इन दोनों के बीच में ही कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा। अब ये काम कैसे करता है, देखिए, अगर आपके डिवाइस पे छोटे छोटे वोल्टेज, मान लो ये डिवाइस है, इसके सरफेस पे कोई छोटा सा वोल्टेज जनरेट हो गया,
तो क्या करेगा, ये ELCB इस वोल्टेज को डिटेक्ट कर लेगा। जब ये वोल्टेज अपनी रेटेड वैल्यू से हाई चला जाएगा या बहुत डेंजरस लेवल पे आ जाएगा, तो ELCB ऑपरेट हो जाएगा और करंट को अर्थ करके बाईपास कर देगा। सिंपल है, आप कह सकते हो काइंड ऑफ अर्थिंग, नॉट एग्जैक्टली अर्थिंग बट यस काइंड ऑफ अर्थिंग, राइट। जब कभी भी डिवाइस पर बहुत हाई या डेंजरस वोल्टेज डिटेक्ट होंगे, ये ELCB सर्किट ऑपरेट करने लगेगा और वोल्टेज को बाईपास कर देगा, चार्ज को बाईपास कर देगा अर्थ पे। ठीक, अब दो तरीके के ELCBs हम इस्तेमाल करते हैं, एक वोल्टेज और दूसरा करंट, राइट। करंट को हम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज ELCB की। ठीक, मान लीजिए कोई इंसुलेशन फेल हो गया। इंसुलेशन फेल होने का मतलब है जहां करंट नहीं जाना चाहिए वहां भी करंट जाने लगा, या लाइव वायर मेटल की बॉडी को टच कर गया। अब जिन बच्चों को नहीं पता, हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में 3 वायर यूज करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। लाइव वायर से करंट आता है, न्यूट्रल वायर से करंट जाता है और अर्थ वायर हमारा प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइव वायर में करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो हमारी मेटल बॉडी से टच कर गया, इसका मतलब मेरी मेटल बॉडी पर वोल्टेज इंड्यूस हो गया, राइट। बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या किया हुआ है, आपने अपनी बॉडी से, मतलब आपने अपनी डिवाइस को रिले से कनेक्ट कर रखा है। रिले एक एक्सटर्नल सर्किट है जिसका एक टर्मिनल अर्थ है और दूसरे को आपने, दिस इज सर्किट ब्रेकर, दूसरे को आपने सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए आपका लाइव वायर मेटल की बॉडी से टच कर गया। अगर ये मेटल की बॉडी या डिवाइस की बॉडी से टच कर जाएगा तो डिवाइस पर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बर्दाश्त करने लायक है, विद इन द लिमिट्स है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस डेंजरस लेवल पर पहुंचेगा, ये रिले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देगा। सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते ही सर्किट यहां से ब्रेक हो जाएगा। जरा ध्यान से सर्किट को देखिएगा, ये आपकी फेज वाली लाइन है, दिस इज फेज वायर्स। आप लोग 3 फेज पढ़ चुके हैं, RYB जानते हैं, मैं यहां पर RYB की बात नहीं कर रहा हूं। फेज से करंट एंटर कर रहा है, न्यूट्रल से करंट बाहर जा रहा है, ये आपका न्यूट्रल है। फेज से करंट एंटर कर रहा है, न्यूट्रल से करंट बाहर जा रहा है। अगर किसी भी कारणवश ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो गया, देन दैट एक्सेस वोल्टेज विल ट्रिप द रिले, इट विल ट्रिगर द रिले and because of the triggering, the relay will actuate the circuit breaker and the circuit will be cut off, right। ध्यान से देखिए लिखा क्या हुआ है, this difference causes current to flow through the relay coil. If the voltage difference crosses a predetermined limit, the current through the relay becomes sufficient to actuate the relay for tripping the associated circuit breaker to disconnect the power supply to the equipment. अगर ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हुआ तो आपका रिले इस सर्किट ब्रेकर को एक्चुएट कर देगा और ये पावर सप्लाई को काट देगा। प्रॉब्लम क्या है, वोल्टेज ELCB केवल उसी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर पाएगा जो डिवाइस पे रिले है। रिले जिस डिवाइस से कनेक्टेड है वो डिवाइस तो प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन बाकी डिवाइसेस प्रोटेक्ट नहीं होती। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है आपका वोल्टेज ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको ये नोट्स एक्सेस करने हैं टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे को मैसेज करो, आई विल हेल्प यू विद द नोट्स पार्ट। सेकंड आता है आपका करंट ELCB या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अगेन वेरी सिंपल, पहले इसके बारे में बता देता हूं। ये आपका करंट ट्रांसफॉर्मर है। अब देखिए क्यों करंट ट्रांसफॉर्मर पहले बताना जरूरी था, अब आपको समझ में आएगा। ये करंट ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी हिस्सा है और करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी पे आपने रिले लगा रखा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर कोर है, अगेन यहां पर 2 कॉइल्स हैं, दिस इज योर फेज, ये आपका फेज है, दिस इज योर न्यूट्रल। मैं आपको फटाफट से वर्किंग बता देता हूं, बहुत सिंपल वर्किंग है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, द पोलैरिटी ऑफ द फेज वाइंडिंग एंड द न्यूट्रल वाइंडिंग ऑन द कोर।
आपका कोर पर फेज, ये फेज वाइंडिंग है, ये फेज वाली लाइन है, ये न्यूट्रल वाली लाइन है। तो फेज वाइंडिंग और न्यूट्रल वाइंडिंग, इनकी पोलैरिटीज को इस तरीके से सेट करते हैं कि ये एक दूसरे को अपोज करें। अगर ये एक दूसरे को अपोज करेंगी तो आप सीधी बात समझो, नेट एमएमएफ कभी इंड्यूस ही नहीं होगा। अगर नेट एमएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है, जितना करंट फेज से एंटर हुआ उतना करंट न्यूट्रल से वापस चला जाएगा, राइट। लाइन या फेज से जो भी करंट एंटर कर रहा है वो न्यूट्रल से वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों वाइंडिंग्स इस तरीके से एडजस्ट की हैं कि नेट एमएमएफ जीरो हो जाए। ये हमारा कंस्ट्रेंट है, हमें नेट एमएमएफ को जीरो करना है कैसे भी करके। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आपका नेट एमएमएफ हमेशा जीरो होगा, राइट। दिस इज वेरी वेरी पर्टिकुलर। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों करंट सेम है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये वीडियो को पॉज करो, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक। अब एक और वाइंडिंग लेते हैं जिसके सेकेंडरी से हम रिले को कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज योर करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पर आपका रिले सिस्टम कनेक्टेड है। मान लीजिए इंसुलेशन ब्रेक हो गया। अगर इंसुलेशन ब्रेक हो गया तो यहां से जो करंट आया था भाई, यहां से फेज से जो 10 एम्पियर का करंट आ रहा था, न्यूट्रल से 10 एम्पियर का करंट वापस जाना चाहिए। लेकिन अगर बॉडी पर कुछ भी टच हो गया और मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट बाईपास हो गया, अगर 2 एम्पियर का करंट बाईपास हो गया तो आ तो 10 एम्पियर रहा है, लेकिन जा कितना रहा है, 8 एम्पियर। तो क्या यहां पर करंट में चेंज नहीं आया? अगर करंट में चेंज आएगा तो क्या एमएमएफ इंड्यूस नहीं हो जाएगा? अगर एमएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, आपका नेट करंट फ्लो करने लगा। ये करंट जब एक सफिशिएंट लेवल पर पहुंच जाएगा तो रिले को एक्चुएट कर देगा। फिर से वही काम होगा जो पिछले सर्किट में हुआ था, आपका रिले सर्किट ब्रेकर को एक्चुएट कर देगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। आई गेस मेरी बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल ऑपरेशन है। वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट कर लोगे, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब हम आते हैं 5th यूनिट के सेकेंड पार्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ वायर। प्योर थ्योरेटिकल है, आपको नाम याद रखने हैं, दैट्स इट। पहला आता है आपका वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वायर, दूसरा है आपका कैब टायर, पॉलीविनाइल। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आप सब लोग समझ जाओगे। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायर एंड द लास्ट वन आर फ्लेक्सिबल वायर्स। ऐसे वो आपने घर में देखे होंगे ना, लाल और काले वाले, जिसमें एक लाल जाता है एक काला जाता है, दैट इज फ्लेक्सिबल वायर, राइट। अब सबसे पहले वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वायर्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक कंडक्टर होता है। ये सारे वायर्स नेसेसरीली सिंगल कोर के होते हैं, ये कीवर्ड है। जब आप सेमेस्टर एग्जाम में कहानी लिखोगे तो VIR में आपको कंडक्टर एक ही मिलेगा, सिंगल कोर है। इस कंडक्टर को हम रबर से इंसुलेट करते हैं और इसके ऊपर कॉटन की एक कोटिंग होती है। अब कॉटन की कोटिंग की वजह से इसकी बेसिक टेंडेंसी होती है कि ये मॉइस्चर ले सकता है। भाई कॉटन तो मॉइस्चर ले सकता है। अगर कॉटन मॉइस्चर ले सकता है तो ये बहुत सेफ तो है नहीं, और आजकल ये ऑब्सोलीट हो गए, अब ये इस्तेमाल नहीं होते। तो VIR तारों का इस्तेमाल अब हम नहीं करते। कंस्ट्रक्शन में एक पतला सा कंडक्टर होता है जिसके ऊपर हम रबर का इंसुलेशन करते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका कैब टायर शीटेड वायर। सब कुछ वही है, बस आप एक एडिशनल टफ रबर की कोटिंग और कर देते हो। अगेन बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप एक एडिशनल कोटिंग और कर देते हो, बस इतना अंतर है, ठीक। फिर आपका आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर। सबसे पॉपुलर वायर हैं, आप लोगों के घरों में बाहर लाइनों में यही होते हैं। खास बात क्या है, मॉइस्चर प्रूफ है, टफ है, ड्यूरेबल है, केमिकली इनर्ट है, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, ज्यादा गर्म नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस पर एक एडिशनल कवर प्रोवाइड करते हो। ये जो ब्लैक वाला कवर आपको दिख रहा है, दिस इज एन एडिशनल कवर विच मेक्स दीज वायर्स सुपीरियर देन ऑल द अदर वायर्स, ओके। बट ध्यान रखना है, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो ये जो ब्लैक वाली कोटिंग दिख रही है ये लूज हो जाएगी। ये वायर सबने देखे होंगे, ये वही वायर्स हैं जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज योर केबल।
सबसे पहले केबल का फंडामेंटल आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ केबल बहुत आसान है। देखिए, हर केबल में सबसे पहले कंडक्टर्स होते हैं। ये आपको दिख रहा है, इस केबल में 3 कंडक्टर हैं। हर कंडक्टर का सेपरेट इंसुलेशन होता है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पहले कंडक्टर का इंसुलेशन है, ऐसे ही दूसरे कंडक्टर का इंसुलेशन होगा, ऐसे ही तीसरे कंडक्टर का इंसुलेशन होगा। तो आपके जो सेपरेट कंडक्टर्स हैं वो सभी इंसुलेटेड होते हैं। कंडक्टर्स के ऊपर आपकी लगती है एक मेटालिक शीट। ये मेटालिक शीट नॉर्मली लेड की होती है, राइट। ये कुछ नहीं करती, सिर्फ आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दिस शीट प्रोवाइड्स मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ऑल्दो ये सब थ्योरी है, बट अगर आप वीडियो में पॉडकास्ट की तरह भी सुन के ये डायग्राम देखोगे तो हमेशा याद रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास कंडक्टर्स होते हैं, हर कंडक्टर सेपरेटली इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर आपकी एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए लेड की शीट होती है। लेड की शीट फिर से एक और प्रोटेक्शन से कवर होती है जिसको हम बोलते हैं बेडिंग। द पर्पस ऑफ द बेडिंग इज टू प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट फ्रॉम कोरोजन। जंग लगने से प्रोटेक्ट करती है। एंड इसके ऊपर अगेन आर्मरिंग होती है। व्हाट इज आर्मरिंग? आर्मरिंग में बहुत पतले पतले लेयर्स होते हैं तार के, जो वायर को आर्मर करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी केबल वाले तार देखें, केबल सबके घर में डिश टीवी केबल ये सब लगे हैं, अगर आप इनके वायर को निकालोगे तो जो आउटर लेयर निकालोगे तो आपको सबसे पहले ऐसे ऐसे जाली वाले तार दिख जाएंगे। दैट इज नथिंग बट आर्मरिंग। ठीक है ना। चल, अब ये तो हुआ कंस्ट्रक्शनल डिटेल केबल का। अगर आपसे पूछा जाता है डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स, तो ये डायग्राम बनाओगे और ये आराम से 4-5 नंबर में लिख सकते हो। अब कैसे केबल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? उनकी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से भी उनको क्लासिफाई किया जा सकता है कि आप कौन से केबल को किस वोल्टेज पर यूज कर रहे हो। तो जो लो टेंशन केबल्स हैं वो 6.6 केवी तक यूज होते हैं। मीडियम टेंशन केबल्स 11 केवी तक यूज हो सकते हैं। हाई टेंशन आपके 22 से 33 केवी तक यूज होते हैं, और एक्स्ट्रा हाई मोर देन 33। ठीक है, ये सारे नाम याद रखने। लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई। लो 6.6, मीडियम अप टू 11, हाई अप टू 33, एक्स्ट्रा हाई अबव 33। देखो 33 केवी याद रखना आसान है क्योंकि ये लाइन हम सब ने देखी हुई है। 33 केवी लाइन तो आती है, शहर तक आती है, आपके बिजली घर में आ रही है। ठीक है ना। एक्स्ट्रा हाई टेंशन को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर, राइट। अब आपको याद होगा अभी हम लोगों ने सीटीएस में बताया था ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोर के हो सकते हैं। ये सिंगल कोर जिसमें एक ही कंडक्टर आता है, डबल कोर, एंड दिस इज अ ट्रिपल कोर। ये पीवीसी की तरह है। ऐसा ही डायग्राम आपने पीवीसी में भी देखा है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थिंग। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्थिंग का काम क्या है? अर्थिंग 2 तरीके की अर्थिंग होती है। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। एक अर्थिंग आपके मीटर पे है, राइट। आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा है, एक वहीं पर अर्थिंग हुई है, उसको हम बोलते हैं लोकल अर्थिंग। ठीक। एक होती है अप्लायंस की अर्थिंग। जैसे जितने भी अप्लायंसेस है उनमें अर्थिंग का पॉइंट होता है, या पहले वायर छोटा सा लटका होता था। अर्थिंग का काम है प्रोटेक्शन। अगर कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज आ गया तो इस अर्थिंग वायर के थ्रू वो अर्थ में बाईपास हो जाता है। ये काम होता है अर्थिंग का। सीधी सी भाषा में अगर ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आता है तो आप सीधे लिख दो कि 2 तरीके की अर्थिंग हो सकती है। 2 टाइप की 2 जगह पे होती है। एक लोकल अर्थिंग, जिसके जिसके यहां अभी नया घर बना है आप लोगों ने देखा होगा, नींव जब खुदती है तो एक पाइप डालते हैं, नीचे चारकोल लगाते हैं, पाइप से वायर जाता है, उसमें पानी भरा जाता है, नमक डाला जाता है। ये सब अर्थिंग है। ये सब काम इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने घर को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट कर सको। वो वाला प्रोटेक्शन कैसे होता है? मान लीजिए कभी बरसात हो रही, बहुत तेज बिजली गिरी, तो आपके घर में आग ना लगे। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा बरसात के मौसम में या एवं भी आपकी कोहनी अगर किसी लोहे की जगह से लड़ जाती है आपके घर में, तो आपको हल्का सा करंट फील होता है। या कुछ कुछ लोगों के घरों के दरवाजों में लोहे के बेलन और सिटकिनियों में करंट आता है। ये सब अर्थिंग फॉल्ट की वजह से है। अगर अर्थिंग प्रॉपर है तो ये सब करंट नहीं आएंगे।
ठीक है। तो अर्थिंग का बेसिक काम यही है कि हमें शॉक से बचाना। कब? जब आपका फॉल्ट हो, इसको एनी कर दो, जब कभी भी फॉल्ट हो तो हमें उस फॉल्टी कंडीशन में शॉक से बचाने का काम अर्थिंग करता है। अब आपको दो सिचुएशन दिखा रहा हूं। ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट अर्थिंग है, ठीक। पहले केस में यहां पर अर्थिंग नहीं है, ये लाइव वायर है, मैंने बताया लाइव वायर से करंट आता है, न्यूट्रल वायर में करंट वापस जाता है। देखिए करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ही हम न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल करते हैं, ये एक रिवर्स पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक। अब मान लीजिए घर में या अप्लायंस में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है और किसी भी फॉल्टी कंडीशन की वजह से इसमें ज्यादा करंट आ गया। अगर इसमें ज्यादा करंट आ गया, आपने इसको टच किया है, तो करंट को ये रास्ता मिल जाएगा। देखिए करंट यहां से जाएगा और इस रास्ते के थ्रू ये अर्थ में पास हो जाएगा। अगर अर्थ में पास हो गया तो करंट का सर्किट कंप्लीट। अगर करंट का सर्किट कंप्लीट तो क्या यहां पर आपको शॉक लगेगा? लगा शॉक लगा, ठीक। अब आपने क्या किया? आपने अप्लायंस की प्रॉपर अर्थिंग कर दी है। अर्थिंग में क्या करते हो? आप एक लो इंपीडेंस पाथ प्रोवाइड करते हो। भाई करंट तो हमेशा कम रेजिस्टेंस से ही फ्लो करता है। अगर आपने करंट को एक ऐसा रास्ता दे दिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो करंट फ्लो कर जाएगा। अब मान लीजिए करंट रेटेड वैल्यू से ज्यादा आ गया। अगर करंट रेटेड वैल्यू से ज्यादा आ गया और आपने यहां पर अर्थिंग की हुई है, तो वो करंट जो आपकी बॉडी में जाके आपको भूतपूर्व बना रहा था, वो करंट अब की बार अर्थ में चला गया। अगर करंट अर्थ में चला गया तो आप प्रोटेक्ट हो गए। दिस इज हाउ अर्थिंग प्रोटेक्ट्स यू, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है अर्थिंग की? इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट करंट, इट प्रोवाइड्स एन ईजिएस्ट पाथ टू द फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। ईजिएस्ट पाथ का मतलब हुआ वो पाथ जहां करंट आसानी से फ्लो करे। करंट आसानी से कहां फ्लो करता है? जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक। तीसरा, इट प्रोटेक्ट्स द अप्लायंस। भाई अगर अप्लायंस के पास भी लेवल से ज्यादा करंट आ गया तो अप्लायंस भी तो जल जाएगा, तो अप्लायंस को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तीन तरीके की अर्थिंग हम इस्तेमाल करते हैं, चार तरीके की बेसिकली, काम सबका एक ही है। पहले में हम अर्थ के अंदर एक प्लेट लगाते हैं, कॉपर की गैल्वेनाइज्ड प्लेट। दूसरे में हम पाइप डालते हैं, तीसरे में रॉड, और चौथे में केमिकल। देखिए सबका काम एक ही है, यही मैंने आपको समझाया। आप क्या करते हो? यहां पर रॉड हो सकती है, पाइप हो सकता है, रॉड हो सकती है, पाइप हो सकता है, या हो सकता है नीचे डाल के आप एक प्लेट डाल दो। बट कोई भी अर्थिंग आए, डायग्राम यही बनना है, बस रॉड, प्लेट और पाइप बदल देना है। आप एक रॉड डालते हो, अंदर नमक डालते हो और चारकोल डालते हो, इसमें पानी भरते हो और यहां से अर्थ वायर को ले जाते हो। अब पानी क्यों डालते हैं, नमक क्यों डालते हैं, चारकोल क्यों डालते हैं? ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कभी भी एक्स्ट्रा करंट हुआ तो करंट को एक ऐसा मीडियम आपने दे दिया है कि वो तुरंत यहां से बाईपास हो जाए। और अगर करंट बाईपास हो जाएगा तो आपका डिवाइस, आपका घर, आप खुद प्रोटेक्ट रहोगे, ठीक। ये बेसिक अर्थिंग का डायग्राम है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम बने, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सीधे एक डायग्राम याद करो, हर जगह ये चिपक जाएगा, आपका काम बन जाएगा। भाई अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप न्यूमेरिकल छोड़ के आए हो, ठीक है। तो इतने से आपका काम हो जाएगा। या जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं वो एक पन्ना लिख सकते हैं इस डायग्राम पे, ठीक है ना। तो टारगेट यही है, 5th यूनिट, इसीलिए मैं वन शॉट में पढ़ा रहा हूं, ताकि आप आधे, कोशिश करूंगा 1 घंटे में लेक्चर खत्म हो और आप आधे घंटे में इसको 2x करके देख लो और आपका काम बन जाए, ठीक। नेक्स्ट इज बैटरी। अब बैटरी का काम क्या है? किसी भी बैटरी का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। जब तक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो बैटरी का काम क्या है? कांस्टेंट करंट सप्लाई देना। कांस्टेंट करंट सप्लाई कब दी जाएगी? जब कांस्टेंट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। ये कैसे मेंटेन होगा? जब आप बैटरी का बेसिक कंस्ट्रक्शन समझोगे। बैटरी के अंदर 3 चीजें होती हैं, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रोलाइट होता है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक। कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं जैसे आपके घड़ी की बैटरी, घड़ी मतलब वॉल क्लॉक, एक बार अगर यूज हो गई तो फिर, या टॉर्च की बैटरी एक बार अगर डिस्चार्ज हो गई तो क्या दोबारा चार्ज कर सकते हो? नहीं। ऐसी बैटरीज को हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज।
कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, आपके लैपटॉप की बैटरी, जितनी बार भी डिस्चार्ज होती है आप दोबारा चार्ज कर सकते हो, उनको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। तो सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल, प्राइमरी बैटरीज आर यूज एंड थ्रो। तो ये प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरीज का बेसिक डिफरेंस है। अगेन प्राइमरी बैटरी यूज एंड थ्रो है, 10 रुपए का सेल मिलता है। सेकेंडरी बैटरी अगर लैपटॉप की बैटरी बदलवाने जाओगे तो 2000, 2500, 3000, 4000 ऐसे मिलती है। तो इनिशियल कॉस्ट सेकेंडरी बैटरी की हाई होती है। ऑब्वियसली छोटी होती हैं ये, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड हैवियर। आपके मोबाइल का चार्जर ही देख लो, ठीक। दे हैव हाई एनर्जी डेंसिटी, दे हैव स्मॉलर एनर्जी डेंसिटी, मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सीधा सा फंडा। हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए प्राइमरी बैटरीज का जो रेटेड करंट होता है वो कम होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि हमें 100 एम्पियर का करंट चाहिए एक जगह, मुझे प्राइमरी बैटरी से दे दो, तो सिंगल प्राइमरी बैटरी से नहीं दे पाओगे, सिंगल प्राइमरी सेल से नहीं दे पाओगे, बहुत सारे सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल करंट रेटिंग किसी भी बैटरी की कम होती है, जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि इनका रेजिस्टेंस हाई है। भाई करंट का कम होना मतलब रेजिस्टेंस का हाई होना। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो सेकेंडरी बैटरीज होती है इनका रेजिस्टेंस कम होता है, तभी इनकी करंट रेटिंग हाई होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब अगर एक बार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो आप पलट नहीं सकते। सेल खराब हो गया तो फेंकना ही है, रिचार्ज नहीं कर सकते, इसमें जितना मर्जी उतना रिचार्ज करो। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होती हैं, आपकी घड़ी रोज डिस्चार्ज नहीं होती। लैपटॉप मेरा अभी केवल 30% बचा है, लेक्चर शूट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 45-46 मिनट शूट किया है, राइट। इसमें अंदर आपको पाउडर मिलता है, फ्लूइड नहीं होता है इसमें। वैसे अब तो इसमें भी फ्लूइड या केमिकल्स नहीं यूज होते, मतलब फ्लूइड नहीं यूज होते हैं, कम ही यूज होते हैं, बट हाँ दिस इज अ डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी बैटरीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है हमारा लेड एसिड बैटरी। अब देखिए किसी भी बैटरी में जो मटेरियल्स बैटरी को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव मटेरियल्स। एक्टिव मटेरियल्स में हमारे इलेक्ट्रोड्स आते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। तो आपको सारी बैटरीज में बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे लेड एसिड बैटरी में लेड ऑक्साइड PbO2 ये कैथोड की तरह इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। कैथोड मतलब पॉजिटिव प्लेट, ठीक है ना। लेड आपका एनोड की तरह इस्तेमाल होता है, एनोड का मतलब हुआ नेगेटिव प्लेट, और H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है। ये तीन चीजें आपको एटलीस्ट 2, 3, 4 बैटरीज की याद करनी पड़ेंगी, ताकि अगर सेमेस्टर में क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास लिखने के लिए कुछ हो। बाकी जो कॉमन पार्ट है बैटरी का वो हर जगह कॉमन रहेगा, राइट। अब जरा चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखते हैं लेड आयन बैटरी की, लेड एसिड बैटरी का, सॉरी। ध्यान से इस कर्व को देखिएगा, आपका वोल्टेज शुरू हो रहा है 2.2 वोल्ट से। देखिए जब कभी भी आप इस बैटरी को चार्ज करते हो तो मान लीजिए रेटेड वैल्यू है 1.8 वोल्ट, तो आपकी बैटरी पहले 1.8 से 2.2 वोल्ट तक जाती है। तो अगर आपका बैटरी चार्ज है तो चार्ज बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, 2.2 वोल्ट। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो 2.2 पहले जल्दी से 2 पे पहुंच जाता है, ये सडन डिस्चार्ज होता है, और उसके बाद स्लोली ये 2 वोल्ट डिस्चार्ज होते होते 1.8 वोल्ट पे आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं गिरना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपको आउटपुट करंट बहुत कम मिलेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस पे आपने बैटरी का वोल्टेज प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे आपने डिस्चार्ज टाइम प्लॉट किया है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक ग्राफ आपके कॉपी भी भर देगा और क्वेश्चंस को भी बेटर, आंसर को भी बेटर कर देगा। सेकंड है आपका निकल कैडमियम बैटरी। अगेन बिल्कुल वैसा ही है जैसा लेड एसिड बैटरी का कर्व था, तो अगर आपने वो कर्व, ये वाला कर्व याद कर लिया तो निकल कैडमियम बैटरी का भी काम हो गया। अब अगेन आपको ये याद रखना है कि यहां पर कैथोड क्या है और एनोड क्या है। कैडमियम प्लेट एनोड की तरह काम करता है, निकल आपका कैथोड की तरह काम करता है।
और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको सिर्फ कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट याद करने हैं, बाकी हर सेल का, हर बैटरी का एक ही काम है, ठीक है। तो निकल कैडमियम बैटरी में कैडियम एनोड हो गया, निकल कैथोड हो गया, KOH या NaOH इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इससे पहले आपका लेड एसिड बैटरी में क्या था, लेड ऑक्साइड कैथोड था, लेड एनोड था और सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट था। नेक्स्ट आती है आपकी लिथियम आयन बैटरी। अगेन फिर वही चीज, आपको केवल उतनी ही चीजें याद करनी है जिससे आपका काम बन जाए। इन लिथियम आयन cathode is made from metal oxide and anode is made from carbon, ठीक। दिस इज द सिंपल फंडा, इतना ही बस याद करना है। डायग्राम अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इतनी लाइन याद रखिएगा, कैथोड एनोड हमेशा ऐसे मटेरियल के बने हों जो इलेक्ट्रोलाइट से चार्जेस को फ्लो करने के लिए अलाउ करें, सीधा सा फंडा। नेक्स्ट इज योर बैटरी बैकअप। अगर आपने बैटरी को एनर्जी सोर्स नहीं दिया है, उस समय बैटरी कैसे काम करेगी या कितना पावर दे सकती है, दैट इज बेसिकली योर बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सबसे पहले AH एम्पियर आवर रेटिंग दी होगी, बैटरी कितने वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है ये दिया होगा, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। सिंपल सा फंडा है, राइट। चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक्चुअली यहां पर वॉटेज होता है, हमने यहां पर 1000 ले रखा है, बट ध्यान रखिएगा ये लोड पे डिपेंड करता है। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा। कैलकुलेट द बैटरी बैकअप ऑफ अ बैटरी ऑफ 100 AH। AH आपको दिया है 100, लोड आपको दिया है 100 वॉट। यहां पर लोड कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जस्ट करेक्ट इट एंड मेक इट लोड, राइट, कंफ्यूजन नहीं होगा। विद अ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज दिया है तो AH की जगह मैंने रख दिया 100, सप्लाई वोल्टेज की जगह 12, लोड है मेरा 100, तो मेरी बैटरी 12 घंटे में, इसका बैकअप टाइम है 12 आवर्स, 12 घंटे बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ 2 बल्ब्स ऑफ 15 वॉट ईच एंड 1 हीटर ऑफ 100 वॉट, तो टोटल पावर कितनी हो गई। आपके पास 15 वॉट के 2 बल्ब हैं और एक हीटर है 100 वॉट का, ये हो गया 130 वॉट, इतना हो गया पावर। आर ऑपरेटेड थ्रू, ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट्स, AH की वैल्यू हो गई 150। आपको बैकअप निकालना है तो बैकअप का फॉर्मूला क्या होता है, बैकअप इज AH इंटू रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल पावर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 13.84 आवर्स। दिस इज हाउ यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स इन केस पूछा जाता है, वैसे चांसेस कम है। नेक्स्ट, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, आपको कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, हाउ विल यू फाइंड द या हाउ विल यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर डे। बहुत सिंपल सा है, आपको एक रीडिंग दी होगी, आपको लास्ट मीटर रीडिंग का एंड निकालना है, माइनस करना है उसमें से मीटर रीडिंग का स्टार्टिंग, और ये ड्यूरेशन कितना है। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि 1 नवंबर को मीटर की रीडिंग x है और 30 नवंबर को मीटर की रीडिंग y है, और आपसे कहा गया इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालिए, तो एंड में रीडिंग कितनी थी y, शुरू में रीडिंग कितनी थी x, डिवाइडेड बाई कितने दिन हुए, 30 नवंबर से 1 नवंबर के बीच में 30 दिन हुए, ये कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल गिव यू द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर डे। अगर पर ईयर निकालना है तो जो आपने पर डे निकाला है उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग निकालनी है तो वेरी सिंपल, जो भी प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करिए माइनस कंजम्पशन पर ईयर। अगर आप ऐसा कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट। मैंने कम से कम टाइम में कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पूरा कर पाऊं। इस पर्टिकुलर लेक्चर का नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं आप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स।
प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। 1 मिनट वेट करो। फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, चाहे वो नेटवर्क हो, कंट्रोल हो, डिजिटल हो, सिग्नल हो, ये सब हमारे प्लेलिस्ट पर हैं चैनल पे। आप वहां से इनको फॉलो कर सकते हो। फाइनल ईयर तक जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आप यहां से पढ़ सकते हो। इसीलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि अगला लेक्चर आने का नोटिफिकेशन मिल जाए। Take care and all the very best for your semester exams.